Hello everyone, welcome to Step Up Academy. I am Dr. Ananya Dixit, your biology educator. और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस के एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ये इन-टेक्स्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस दिए हैं ना, हम उनके सॉल्यूशन की बात करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो हमने देख ही चुका है, अब बीच के जो चैप्टर है उनको क्यों छोड़ें, उनके भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? अब क्या होता है कि डिफ्यूजन जो है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है, पार्टिकल्स हैं, तो वो क्यों इनसफिशिएंट है? सिंपल डिफ्यूजन से हम ऑक्सीजन को क्यों ह्यूमन बींग्स जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि in multicellular organism like humans, all the body cells are not in direct contact with the surrounding environment. अब हमारी जो बॉडी है, वो जो बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरनमेंट के, कि भैया सेल आएगा ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ले लेगा और फिर ये थ्रू डिफ्यूजन, तो ऐसा तो नहीं होगा। कितने सेल्स हमारे इंटरनल हैं और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। देयरफॉर एवरी सेल ऑफ द बॉडी विल नॉट गेट ऑक्सीजन एज पर नीड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। और इसी कारण से हर एक सेल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है उनको सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, है ना? तो इसलिए डिफ्यूजन जो है इनसफिशिएंट होता है। Therefore, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism. ऑक्सीजन तो चाहिए, हमारी सेल इतना काम कर रही है और सारी सेल जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो वो ऑक्सीजन कैसे लेंगी, राइट? तो इसलिए डिफ्यूजन जो है वो इनसफिशिएंट है, जो भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी के लिए। क्वेश्चन 2, What criteria do we use to decide whether something is alive? अब हमें ये बताना है कि कौन से क्राइटेरिया होते हैं जो ये डिसाइड करता है कौन जिंदा है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो कौन से होते हैं? ब्रीदिंग होते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं। क्या देखते हैं हम? यही देखते हैं ना, सांस चल रही है कि नहीं, अरे मर तो नहीं गया, हाँ इसकी सांस चल रही है, तो हम यही देखते हैं। द मेन क्राइटेरिया यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव आर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। Okay, however, living beings also show growth and movement. ठीक है, अब सांसें भी चल रही हैं, मूवमेंट भी शो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन जिंदा है और जिसकी सांसें नहीं चलेंगी तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, मर ही गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, What are outside raw materials used by an organism? अब यहाँ पे क्या पूछा है कि outside raw material कौन से होते हैं जो organisms यूज करते हैं? तो कौन से रॉ मटेरियल्स है? जैसे हम इंसानों की बात करें तो कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं? फूड, ओके, हम हीटरोट्रॉप्स होते हैं, तो फूड जो है वो क्या है? आउटसाइड रॉ मटेरियल है, राइट? और ऑक्सीजन ये क्या है? ये भी आउटसाइड रॉ मटेरियल होता है। और वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या क्या रॉ मटेरियल्स होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे उनको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। आउटसाइड मतलब जो बाहर से मिल रहा है हमें। एनी ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज रॉ मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को यूज करता है रॉ मटेरियल की तरह। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मतलब मैं बता ही चुकी हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ओके, heterotrophs use food and autotrophs use carbon dioxide, minerals, water, and all organism uses oxygen for respiration as raw material. ओके, तो जो heterotrophs होते हैं वो क्या यूज करते हैं? फूड, राइट? और जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल, वाटर यूज करते हैं, और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन तो यूज करते ही हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज को ब्रेक करना ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले ही आंसर आ गया, देख तो नहीं लिया आप लोग ने? चलिए, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? ओके, हमें बताना है कि कौन से प्रोसेसेस हैं जो एसेंशियल है, मतलब कि जो इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को, हमारी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। तो कौन से हैं? हमने जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर हैं उसमें हमने यही सारे जितने भी 5 हमने पढ़े हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो कौन कौन से हमने पढ़े हैं?
सॉरी 4 हमने पढ़े हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन में कौन सा पार्ट आ जाता है, वही फूड वाला, डाइजेशन वगैरह। ओके, रेस्पिरेशन में कौन सा आता है, फूड को, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना ताकि एनर्जी लिबरेट हो सके, रिलीज हो सके। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब खाना हमारा कहाँ अब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो न्यूट्रिएंट सॉरी, तो वो न्यूट्रिएंट्स को सारे सेल तक पहुँचाना है, ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है। ओके, तो कौन करता है ये, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और एक्सक्रीशन, अब इतने सारे फंक्शंस हमारी बॉडी कर रही है तो वेस्ट तो जनरेट होगा ही ना, तो वेस्ट को हम कैसे रिमूव करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। ओके, तो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the differences between autotrophic nutrition and heterotropic nutrition? तो हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है ऑटोट्रॉप्स को और हीटरोट्रॉप्स को। तो ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, ये हमको पता है कि ऑर्गेनिज्म हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, हु कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। और वहीं हीटरोट्रॉप जो है, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, बड़ा ही लाचार होता है क्योंकि खाना नहीं बना पाता है। ओके, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म यूजेस सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स यूज करते हैं। जैसे कि प्लांट्स की हम बात करें तो क्या यूज करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, right? Like carbon dioxide and water, and synthesizes their food in presence of sunlight. Okay? Inorganic, organic क्या था, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट हो, राइट? अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ये बात हो गई हमारी किसके, ऑटोट्रॉप्स की। Organism cannot make their own food from simple inorganic matter and depend on other organism for their food. अब क्या है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हीटरोट्रॉप्स होते हैं हम। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो वैसे ही मिलती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी दे दिया तो क्या खाना बना सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही बात होती है हीटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में डिफरेंस की। ओके, All green plants and some algae undergo this mode of nutrition. Example दिए हैं ये, और इसके कौन है, all the animals, most bacteria and fungi undergo this mode of nutrition. Okay. Next question. Where do plants get each of the raw materials required for photosynthesis? अब plants को ज़रूरत होती है raw materials की, कौन से raw materials, inorganic matter की, और वो ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलती है ताकि वो photosynthesis कर सकें, मतलब स्वयं का खाना बना सकें। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिलता है एटमॉस्फेयर से, और कौन लेता है इनको अंदर, स्टोमेटा। Plants get carbon dioxide from the environment atmosphere through stomata. Okay? Water कहाँ से मिलता है, water जो root है, root में जो root hair है वो water को soil से absorb करते हैं। Plant absorb water from the soil through root and transport to leaves. और root से absorb करने के बाद ये कहाँ पहुँचाते हैं पानी को, leaves तक, क्योंकि leaves में ही photosynthesis होता है। Okay? Sunlight. Plants get sunlight from the sun. प्लांट्स को सनलाइट कहाँ से मिलती है, सनलाइट से ही मिलती है, ठीक है। वो फर्स्ट है ना, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो ये लाइट को कौन अब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को कौन अब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करते हैं। ओके, क्लोरोफिल, इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ग्रीन लीव्स एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके, तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे भी ये क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो वो ग्रीन लीव्स दिखती हैं, ठीक है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण जो हरे भरे पेड़ दिखते हैं हमें, वो इन्हीं क्लोरोफिल के कारण दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। एसिड का एनवायरनमेंट में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, एक्सेप्ट हार्मफुल इफेक्ट्स। Role of acid in our environment is to make acidic medium which is necessary for the activation of the enzyme pepsin. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में मिलता है और ये एसिडिक मीडियम बनाता है,
ठीक है, ताकि जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है, एंजाइम है, ये किसको ब्रेक करता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, तो पेप्सिन एक्टिवेट हो सके, ये एक बात हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि ये पेप्सिन अपना काम कर सके, इसलिए HCl एसिडिक मीडियम बना के देता है। दोनों ही बात सही ही है, क्या एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना और ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। ओके, टू किल बैक्टीरिया विच द फूड में कंटेन, अगर खाने में कुछ जर्म्स प्रेजेंट हैं तो वो उनको ख़त्म कर देता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम मिलेगा तो बेचारे जल जाएंगे, हम ही जल भून जाते हैं। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है, हमें ये बताना है। ओके, अब फूड को ब्रेक डाउन करना है, फिजिकली तो पॉसिबल नहीं है, केमिकली हमें इसको ब्रेक डाउन करना है, और कौन सा केमिकल हमें हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। द फूड वी ईट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, कैसा है ये, कॉम्प्लेक्स है। ओके, दैट इज इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, इसके पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं। Digestive enzyme break down these complex molecules into smaller, simpler molecules so that they can be absorbed by the walls of the intestine. Okay? क्या बोल रहे हैं ये, जो खाना हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है, अब इसको सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी इसको अब्जॉर्ब कर सके, उसमें को कौन हेल्प करते हैं, कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना है सिंपलर में, तो कौन कन्वर्ट कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और ये जो स्पीड है कन्वर्जन की ये बढ़ा देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज, यही है ना, यस, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू अब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन का कैसा स्ट्रक्चर है कि वो डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, तो हमें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन होता है थ्रू विद द हेल्प ऑफ विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, राइट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू प्रोवाइड मैक्सिमम एरिया ऑफ for absorption of digested food and its transfer into the blood for its circulation into the body. Okay, तो ये जो विलाय है इसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, ब्रश लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं, ये इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड है उनका अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाते हैं, और इनके पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, तो जो भी चीज़ अब्जॉर्ब होनी है वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ आ जाता है, इनके पास जो ब्लड वेसल्स हैं वहीं पे। ओके, for this the inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi. The villi are richly supplied with blood vessel. विलाई के पास क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं which takes the absorbed food to each and every cell of the body. ओके, तो ये इनका काम क्या होता है विलाई का, कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सेल से फूड को अब्जॉर्ब कर सकें, और अब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँचा देते हैं, ये ब्लड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what advantage over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regards to obtaining oxygen for respiration? तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को क्या एडवांटेज मिलता है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो क्या एडवांटेज मिलता है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो उनको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, जो भी ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है उससे वो ऑक्सीजन लेते हैं। ओके, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास ये एडवांटेज है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल अबंडेंट में है, ओके, ज़्यादा है ना, तो यही एडवांटेज है। और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन सराउंडिंग वाटर। Since air dissolved in water has fairly low concentration of oxygen, अब जो वाटर में एयर डिजॉल्व है उसमें ऑक्सीजन कैसी है, कम है, कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैव मच फास्टर रेट ऑफ ब्रीदिंग, इसी कारण जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ब्रीदिंग रेट फास्ट है, मतलब कि वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं।
Terrestrial organisms take oxygen from the oxygen-rich atmosphere through respiratory organ. Hence, they have much less breathing rate than the aquatic organism. Okay? Terrestrial organism को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो कहाँ से लेते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वही ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. ओके तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए इनकी जो ब्रीदिंग रेट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू एक्वेटिक organism. Next question. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? अब हमें अलग अलग तरीके बताने हैं कि ग्लूकोज जो है वो कैसे ऑक्सीडाइज होता है ताकि ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिल सके. तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑक्सीडाइज्ड. ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब ग्लूकोज में ऑक्सीजन जाके ऐड हो जा रहा है. जितनी बार भी ये चीज़ आएगी उतनी बार मैं बताऊंगी ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो. अगर कुछ बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनको भी बातें समझ में आ जाए. ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इन द साइट. ये तो पूरा वो दिया है कि कैसा होता है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है ना, दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. ओके, जब हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं हो, हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, तब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. वहीं जब ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस है, और हम बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, आज पूरा ही वेट कम करना है, हमें कम करना है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है. तब हम देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो क्या लिखा है हम ये पढ़ लेते हैं. तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या होती है ग्लूकोज की, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में. पायरुवेट होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और ये पूरी प्रोसेस फर्स्ट स्टेप जो है वो होती है सेल के साइटोप्लाज्म में. ओके, दिस प्रोसेस यील्ड्स a 3 carbon molecule compound called pyruvate. Further breakdown of pyruvate takes place in different ways in different organism. अब ये जो पहले तो सबसे पहले कुछ भी हो, एरोबिक हो एनारोबिक हो, ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और कहाँ होगा ये, साइटोप्लाज्म में. अब देखेंगे कि ये जो पायरुवेट है उसको हम कैसे कन्वर्ट करें. पायरुवेट जो है वो 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है, 3 टाइप्स में वो कन्वर्ट हो सकता है. फर्स्ट होता है एनारोबिक. द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट प्रोड्यूसेस इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज एंड प्रोडक्ट. ओके, तो यहाँ पे जो बात करिए वो किसकी बात करिए, ईस्ट की बात करिए. जब ये पायरुवेट ईस्ट में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे एनर्जी नहीं लिखा है, यहाँ पे एनर्जी भी होना चाहिए क्योंकि एनर्जी ही तो प्रोड्यूस हो रही है रेस्पिरेशन में. ओके, तो ये बात हो गई ईस्ट की, और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन ये तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, राइट. अब हम दूसरा टाइप देखते हैं कि और कैसे पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है. एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है. In aerobic respiration, breakdown of pyruvate takes place in presence of oxygen. तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू गिव राइज द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके, तो क्या करेगा ये पायरुवेट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, और क्या देगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, और साथ में द रिलीज ऑफ एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर देन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ में क्या देगा, एनर्जी देगा. तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो ज़्यादा रिलीज होगी, और वहीं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होता है, वो कम होता है, 2 ATPs रिलीज होते हैं. ओके, यहाँ पे 32 to 38 होते हैं. Lack of oxygen. Sometimes when there is a lack of oxygen, especially during physical exercise, जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं, दौड़ लेते हैं, साइकिलिंग कर देते हैं, तो क्या होता है, हम हाफने लग जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए हम हाफने लगते हैं. ओके, तो क्या होता है,
इन अवर मसल्स पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। अब ये जो पायरुवेट, ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ था पायरुवेट में, ये पायरुवेट जाता है हमारे मसल सेल्स में और किस में कन्वर्ट होता है? ये होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब हम बहुत दौड़ लेते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है। वो दर्द किस कारण होता है? ये दर्द होता है इसी लैक्टिक एसिड के कारण, क्योंकि ये कलेक्ट हो जाता है हमारे मसल सेल्स में और हमें क्रैम्प्स फील होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेस क्रैम्प। ओके, ये बात हो गई हमारे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन की। यहाँ पे जो कार्बन है, ग्लूकोज है, सॉरी 6 कार्बन मॉलिक्यूल, वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में। ओके, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद पता चलता है कि रेस्पिरेशन जो है वो एरोबिक है कि एनारोबिक है। अब बहुत ऑक्सीजन है, हम कोई काम धाम नहीं कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, तो ये क्या होता है? ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब ये पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर में। ओके, अब वहीं पे अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है ज़्यादा, तो ये पायरुवेट जाएगा मसल सेल में। कहाँ जाएगा? मसल सेल में। और मसल सेल में ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। लैक्टिक एसिड कलेक्ट हो जाएंगी जिसके कारण हमें क्रैम्प्स फील होते हैं, दर्द होता है। ओके, अब वहीं जो ईस्ट है उसमें कैसे होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन? उसमें ये होगा कि एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो रिलीज होगी ही होगी। ओके, तो ये है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो हमें बताएं। ओके, वो हमें बताना है। ओके, ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं और लंग्स में एल्वेलाई से वो डिफ्यूज होकर कहाँ आ जाते हैं? ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड में ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स में होता है हीमोग्लोबिन, एचबी। तो ये ऑक्सीजन जो है ना वो हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड कर लेता है और ऐसे बाइंडिंग फॉर्म में ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ट्रैवल करता है और ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, और वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल से ब्लड में आता है, वो ब्लड में डिसॉल्व फॉर्म में क्या डिसॉल्व हो जाता है वो, और वो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ जाएगा? ये लंग्स में जाएगा और एल्वेलाई में गैसेस का एक्सचेंज होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड टेक्स अप the oxygen from the air in the lungs. It carries the oxygen to tissue which are deficient in oxygen before releasing it. ओके, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड में। ब्लड में भी कहाँ पे? आरबीसीज में। ओके, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन टिश्यूज तक ले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, जिन टिश्यूज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में, देयरफॉर इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज इन द डिसॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। ओके, तो ये क्या होता है? ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा, ब्लड प्लाज्मा में ये सॉल्यूबल हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट होगा। हेयर इट डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू एयर इन द लंग्स। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ चला जाएगा? एल्वुलाई में चला जाएगा और एल्वुलाई से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल और लंग्स, ट्रैकिया से ये हम इसको एक्सहेल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो लंग्स है, जो ह्यूमन लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वो कैसे एरिया मैक्सिमाइज कर लेते हैं, एरिया को बढ़ा लेते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से एफिशिएंटली हो सके।
तो क्या होता है, हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है वो टर्मिनेट होते हैं, डिवाइड होते हैं किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स जो है वो फाइनर और स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड, स्मॉलर फॉर्म में डिवाइड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई जो होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करते हैं, ये ही जो है एरिया बढ़ाते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके। विद इन द लंग्स द एयर पैसेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। ओके, लंग्स में जो एयर पैसेज है, एयर का जो रास्ता है वो स्मॉलर और स्मॉलर, छोटे से छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता रहता है। ओके, तो जैसे कॉल्ड ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइड होगा किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, और ये ब्रोंक्यूल्स जो है ये फर्दर टर्मिनेट होंगी बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वुलाई। Okay, the alveoli present in the lungs provide maximum surface for exchange of gases. अब ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है यही मैक्सिमाइज कर लेते हैं एरिया को बढ़ा लेते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके। The alveoli have very thin wall. इनकी वॉल्स कैसी होती है, थिन होती है, और इनके पास बहुत सारी ब्लड सप्लाईज होती हैं, एंड कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, जैसे विलाई के पास ब्लड सप्लाई बहुत सारी है, वैसे ही एल्वुलाई के पास भी ब्लड सप्लाई बहुत सारी हैं, ब्लड वेसल्स बहुत सारी हैं, ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। और इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, एल्वुलाई की थिन होती हैं। ओके, और कैसे एक्सचेंज होता है, थ्रू डिफ्यूजन। What are the components of the transport system in human beings? What are the function of these components? अब हमें बताना है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन में, और इनके हमें फंक्शंस बताते हैं। तो सबसे पहले तो आता है द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम भी हम इन्हें बोलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, तो फंक्शन ऑफ हार्ट क्या है, द हार्ट रिसीव्स हार्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने पास बुलाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वेन्स जो है वो हार्ट तक पहुंचाती है, फिर हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स में, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड में आता है। ये कैसा होता है, ये ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करने का काम करता है, ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड को सेपरेट रखने का काम करता है। ओके, द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स एंड पंप इट टू द लंग्स फॉर एनरिचिंग विद ऑक्सीजन। ये कहाँ पहुंचाता है, फिर ये लंग्स में पहुंचाता है, ताकि वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, वो कहाँ पहुंच जाए, लंग्स में पहुंच जाए, और उसमें वापस ऑक्सीजन आ जाए। It receives purified blood from lungs and pumps it around the body. ओके, यहाँ पे वर्ड कौन सा आना चाहिए था, ऑक्सीजनेटेड, नॉट प्यूरिफाइड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पंप्स इट अराउंड द बॉडी। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेता है और पूरी बॉडी में ये सप्लाई करते हैं, पंप करते हैं, सप्लाई नहीं पंप करते हैं। ओके, फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का काम क्या होता है, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। हमारी बॉडी में कोई एरोप्लेन तो है नहीं, कार नहीं है, स्कूटर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ब्लड से होगा। ओके, ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, दुनिया की जितनी चीज़ें जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है वो किसके हेल्प से होती है, ब्लड के हेल्प से होती है, ब्लड के थ्रू होती है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिसीज एंड रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या करती हैं कि हमारी बॉडी को फाइट करती है, कोई भी डिसीज अगर आ गए तो उससे लड़ने के लिए कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड। ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर बाहर ठंडी पड़ रही है तो हमारी बॉडी जो टेम्परेचर है वो कम ना हो जाए, कांस्टेंट रहे, तो वो कौन हेल्प करता है, हमारा ब्लड ही करता है। Function of blood vessels. The blood pushed by the heart flows through the blood vessels, arteries, veins and capillaries and also come back to the heart through them. अब ब्लड हो गया, ठीक है, पंप कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। हार्ट तो अपनी पोजीशन पे है, अपने ही एक जगह पे है, अब वो पूरी बॉडी में तो नहीं ट्रैवल कर रहा है, तो ब्लड को कौन ट्रैवल कराएगा, उसके लिए ट्यूब होना चाहिए, है ना। और वो ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स। वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती है एंड कैपिलरीज होती हैं। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? क्यों ज़रूरी है कि हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करें? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मैमल्स और बर्ड्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सके और काफ़ी सारे फंक्शंस वो परफॉर्म कर सके। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर मिक्सिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन का जो बॉडी में सप्लाई है वो कैसे होगा? अच्छे से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। This system is useful in animals that have high energy requirement. जिन ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको ऑक्सीजन की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, मैमल्स एंड बर्ड्स कॉन्स्टेंटली नीड ऑक्सीजन टू गेट एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, तो जो मैमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनको ऑक्सीजन की इसलिए ज़रूरी होती है ताकि उनको एनर्जी मिल सके और वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बना के रखे। बाहर गर्मी पड़ रही है तो हमारा टेम्परेचर ना बढ़ जाए, ठीक है, बाहर ठंडी पड़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारा टेम्परेचर ना कम हो जाए। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा ब्लड। ओके, क्वेश्चन 16, What are the components of the transport system in highly organized plant? Highly organized plants में कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं? प्लांट्स के पास हार्ट नहीं होता, प्लांट्स के पास होते हैं वस्कुलर बंडल जिसमें आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स देयर आर टू कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के पास क्या होता है? वेसल्स एंड ट्रैकीड्स होते हैं। जाइलम काम करता है वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, वेसल्स, ट्रैकीड्स एंड अदर जाइलम टिश्यू। अगर कोई जानना चाहते हो तो मैं बता दूं, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। द इंटरकनेक्टेड वेसल्स एंड द ट्रैकीड्स फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स। ओके, तो क्या होता है? पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो रूट्स के जाइलम जो है वो कनेक्ट करते हैं किसके? स्टेम के जाइलम से। स्टेम के जाइलम जो है वो कनेक्ट करते हैं किससे? लीव्स के जाइलम से। तो ऐसे ये इंटरकनेक्टेड रहते हैं और वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, देन कम्स फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है और इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम के पास होता है सीव सेल्स एंड कंपेनियन ट्यूब, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं और इनके पास भी फाइबर्स और पैरेन्काइमा होते हैं। ओके, कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड अदर जाइलम टिश्यू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फ्लोएम टिश्यू, अदर फ्लोएम टिश्यू। इट कंडक्ट सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके, अब यहाँ पे क्या है? सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो सॉल्यूबल प्रोडक्ट होता है, वो वाटर में सॉल्यूबल हो जाता है और वो लीफ से अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। ओके, क्वेश्चन 17, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? वाटर एंड मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है। रूट्स जो है वो एक्टिवली क्या? आयंस, मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रूट हेयर में आ जाते हैं। द रूट ऑफ अ प्लांट हैव हेयर कॉल्ड रूट हेयर। ओके, ये रूट है, सपोज ये आपको रूट दिख रही है तो इसकी जो ब्रांचेस निकली रहती है ना उनको हम बोलते हैं रूट हेयर। ओके, उनका हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ओके, द रूट हेयर आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। अब मिट्टी में जो पानी है उसके कॉन्टैक्ट में कौन रहता है? यही रूट हेयर कॉन्टैक्ट में रहती है। वाटर कैन डिजोल्व water and dissolved mineral get into the rooter by the process of diffusion। ओके, तो ये जो डिजोल्व मिनरल है, ये जो मिनरल है ना, ये किससे आते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं और ये जो वाटर है ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से रूट में आते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है डिफ्यूजन का। ऑस्मोसिस हम वाटर के लिए यूज करते हैं। तो वाटर एंड मिनरल अब्सॉर्ब बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल पास फ्रॉम सेल टू सेल बाय ऑस्मोसिस एंड रीच द रूट जाइलम। ओके, अब ये जो वाटर और मिनरल अब्सॉर्ब हुआ है ये सेल टू सेल पास करेंगे। ठीक है, सेल टू सेल ये मूव करेंगे किस प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू, जब तक ये रूट के जाइलम तक ना पहुंच जाए।
ओके, रूट हेयर ने अब्जॉर्ब करा। अब ये सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन होगा वाटर और मिनरल्स का जब तक होगा जब तक ये रूट में जो जाइलम प्रेजेंट है वहां तक ना पहुंच जाए। द जाइलम वेसल ऑफ द रूट ऑफ द प्लांट्स आर कनेक्टेड टू द जाइलम वेसल ऑफ इट्स स्टेम। ये मैं बता ही चुकी हूँ, जो जाइलम रूट्स के जो जाइलम होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं स्टेम से, स्टेम के जाइलम से, और जो स्टेम के जाइलम होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं किसके, लीव के जाइलम से। द जाइलम वेसल ऑफ द स्टेम ब्रांच इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट। ओके, सेम बात, सेम चीज हो गई है। So the water and mineral reach the leaf through the branched xylem vessel which enter from the petiole stalk of the leaf। ये लीफ है, ये वाला जो पार्ट है दिस इज नोन एज स्टॉक। ओके, तो अब कहाँ है पानी, कहाँ आ गया, पानी आ गया स्टेम के जाइलम से लीव्स के जाइलम में। ओके, अब ये पानी कहाँ जाएगा, जाएगा पिटियोल में जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द लीफ, into each and every part of the leaf। अब पानी ये जो है यहाँ से पूरे हर एक पार्ट में, लीव्स के हर एक पार्ट में पहुँचेगा। Thus the water and mineral from the soil reach through the root, stem and to the leaves। ठीक है, तो पानी सॉइल से पहले रूट में जाएगा, फिर स्टेम में जाएगा और फिर कहाँ पहुँच जाएगा, फाइनली लीव्स में। ठीक है, अब लीव्स, अब पानी जो है रूट से कहाँ जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। जो हायर प्लांट्स है, जो टॉलेस्ट प्लांट है, ट्रीज जो हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, अब उन तक पानी कैसे पहुंचेगा, तो उन तक पानी पहुंचता है थ्रू ट्रांसपिरेशन पुल। किसके थ्रू पहुंचता है, ट्रांसपिरेशन पुल। हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। ओके, जब पानी इवेपोरेट हो रहा है तो उसके कारण एक प्रेशर क्रिएट होता है और उसे हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्योंकि ट्रांसपिरेशन के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन पुल या फिर फोर्स। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ रूट्स। ओके, तो ये प्रेशर के कारण रूट्स के जो जाइलम है उन पे प्रेशर पड़ता है कि भैया पानी और पहुंचाना है, पानी तो बाहर निकलता जा रहा है, पानी नहीं पहुंचाएंगे तो लीव्स काम कैसे करेंगी। तो इसी प्रेशर के कारण जो बड़े प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उन तक पानी पहुंचता है। किसके कारण, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ओके, जो प्लांट्स के एरियल पार्ट से पानी का लॉस हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एरियल पार्ट्स मतलब कोई भी प्लांट का जो पार्ट है वो सॉइल के अबव है, अबव द सॉइल जो भी पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एरियल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ओके, तो फ्लोएम तक फूड कैसे आएगा, लीव्स में, लीव से। तो लीव से फूड जो है वो फ्लोएम के सीव ट्यूब में आएगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो आ जाएगा। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। एनर्जी यूज हो रही है इसलिए क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, द शुगर मेड इन लीव्स इज लोडेड इनटू सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम टिश्यू बाय यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी है ये, नॉट एटीआर है। ओके, तो जो सीव ट्यूब है वो भर जाएंगे जो लीव्स ने फूड बनाया है उससे, और कैसे आएंगे ये सीव ट्यूब तक, एटीपी यूज करके, एनर्जी यूज करके थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब कभी भी एनर्जी यूज करके किसी सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, water now enters the sieve tube containing sugar by the process of osmosis due to which the pressure in the phloem tissue rises। अब क्या होगा, फूड आ गया, फ्लोएम में सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब जाइलम में जो पानी था वो देखेगा चलो अब मैं चलता हूँ फ्लोएम में, क्योंकि खाना सारे बॉडी प्लांट्स के पार्ट्स तक हमें पहुँचाना है। ओके, तो जाइलम से पानी कहाँ आ जाएगा, सीव ट्यूब में आ जाएगा जहाँ पे खाना है। ओके, और किस प्रोसेस से आएगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। किस प्रोसेस से आएगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। अब फ्लोएम में क्या, प्रेशर बढ़ जाएगा कि अब बहुत भर गया है वो, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ओके, दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम टिश्यू मूव्स द फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैविंग लेस प्रेशर। अब जहाँ पे भी जिस टिश्यू में भी लेस प्रेशर होगा तो ये फूड जो है वो उस लेस प्रेशर वाली जगह पे चला जाएगा। और कौन हेल्प करता है इसमें, वाटर हेल्प करता है।
okay, to all parts of the plant having less pressure in their tissue. This allows the phloem to transport food according to the need of the plants. ओके तो ये जो है, ये प्रेशर जो है, डिफरेंस इन प्रेशर है, उसकी हेल्प से ही फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. क्वेश्चन 19, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. हमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताना है और उसके फंक्शन बताना है. ओके तो नेफ्रॉन क्या है? द नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. किडनी में कौन काम करता है? किडनी में काम करते हैं नेफ्रॉन. यही यूरिन फॉर्मेशन, यहीं पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है. ओके इट इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पसेल्स एंड अ रीनल ट्यूब्यूल. इनके पास क्या है? रीनल सेल्स है एंड रीनल ट्यूब्यूल्स हैं. ओके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. नेफ्रॉन्स आर बेसिक फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी. ठीक है, यहीं पे फिल्टर होता है. Each kidney possesses a large number of nephrons. बहुत सारे nephrons होते हैं, मिलियंस में नेफ्रॉन होते हैं. हमारे पास 2 किडनी होती है और दोनों किडनी में मिलियंस में नेफ्रॉन्स होते हैं. अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेफ्रॉन्स के? ग्लोमेरुलस, बोमस कैप्सूल, लॉन्ग रीनल ट्यूब्यूल, यही होते हैं. ओके तो क्या होता है? ये ग्लोमेरुलस है, राइट, और ये ग्लोमेरुलस है. टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, और उसके आजू बाजू जो सी स्ट्रक्चर है वो उसको हम बोलते हैं बोमस कैप्सूल. द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी. ओके ब्लड किसके थ्रू एंटर करता है? रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर करता है, विच ब्रांचेस इनटू कैपिलरीज एसोसिएटेड विद द ग्लोमेरुलस. ओके आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड होकर क्या बनाती हैं? कैपिलरीज बनाती है, और कैपिलरीज में ही, कैपिलरीज के थ्रू ही सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है. ओके तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस है. यहाँ पे बहुत सारी कैपिलरीज हैं. रीनल आर्टरी ब्लड लेकर आई इन कैपिलरीज तक, इन ग्लोमेरुलस तक, और कुछ वेस्ट मटेरियल जो थे वो कहाँ चले गए? बोमस कैप्सूल में चले गए, साथ साथ उनके यूजफुल सब्सटेंसेस भी पहुँच गए. ओके वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू बोमस कैप्सूल. वाटर और सॉल्यूट, कौन सा सॉल्यूट? वेस्ट सॉल्यूट के साथ यूजफुल सॉल्यूट्स भी. इन द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ग्लूकोज एंड सॉल्ट्स आर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब. ये तो हो गई अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाली. फिर आती है स्टेप रीअब्जॉर्प्शन की. तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो ट्यूब्स में होता है, और इसको हम बोलते हैं कौन सी प्रोसेस? रीअब्जॉर्प्शन वाली. तो जो भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो पीसीटी से, ठीक है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहाँ आ जाएगा? वापस ब्लड में आ जाएगा. यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ट्यूब्स हैं और खूब सारी कैपिलरीज हैं, राइट. तो ये रीअब्जॉर्प्शन, जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो रीअब्जॉर्ब होके कहाँ आ जाएंगे? वापस ब्लड में, कैपिलरीज में. ओके नाउ फिल्ट्रेट मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले एंड देन मूव्स अपवर्ड टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड फाइनली इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. ओके अब ये जो फिल्टरेट है, जो वेस्ट है ना वो ट्यूब्स में ही रह जाएगा. जो वेस्ट है वो ट्यूब्स में ही रह जाएगा. ये वाला पार्ट जो होता है वो लूप ऑफ हेनले होता है. लूप ऑफ हेनले से जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा? डीसीटी में जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में, और ऐसे यहाँ पे यूरिन फॉर्म होती है. यूरिन जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में. एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, मैं बता दूँ कि रीअब्जॉर्प्शन हो गया, राइट. अब एक और स्टेप होती है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की. किसकी होती है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन की. तो जो वेस्ट मटेरियल, थोड़ा बहुत आयंस जो रह गए थे, जो नहीं आ पाए थे, तो वो ये जो कैपिलरीज आपको दिख रही है यहाँ पे, वो कैपिलरीज से कहाँ आ जाएंगे? ट्यूब्यूल्स में आ जाएंगे. जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, ये सब वापस आ जाएंगे, और इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल सिक्रीशन. तो जो वेस्ट मटेरियल ऑलरेडी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट है उनके साथ ये आयंस मिल जाएंगे और यूरिन फॉर्म करेंगे. यूरिन फॉर्म जो है वो यूरिन जो फॉर्म हुई है वो कहाँ जाएगी? कलेक्टिंग डक्ट में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था फंक्शन किसका? नेफ्रॉन का. What are the methods used by plants to get rid of excretory products? अब plants हैं, living organism है, उनमें तो कुछ proper excretion होता नहीं है, तो उनमें भी waste product तो generate होगा. अब वो उसको कैसे excrete करते हैं वो हम देखते हैं. The plant get rid of gaseous product through stomata in leaves and lenticels and stems. Okay? तो gaseous का exchange जो leaves में हो रहा है वो कौन करता है? स्टोमेटा. और स्टेम्स के पास होते हैं लेंटिसेल्स. रूट के पास होते हैं रूट हेयर. ओके
The plants get rid of stored solid and liquid waste by the shedding of leaves, peeling of bark and falling होगा ये falling of fruits. ओके तो क्या होता है, ये क्या कर लेते हैं प्लांट्स, स्टोर कर देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को. कहाँ स्टोर कर देते हैं, लीव्स में स्टोर कर देते हैं, बार्क में स्टोर कर देते हैं, फ्रूट्स में स्टोर कर देते हैं. फिर ये सब जब वेस्ट इनमें भर जाता है तो ये गिर के ख़त्म हो जाते हैं. ओके The plants get rid of waste by secreting them in the form of gums and raisins. जो आपने अगर देखा हो कुछ चिकनी चिकनी चीज़ें प्लांट्स के बाग से निकलती हैं उनको हम बोलते हैं गम एंड रेजिन्स. तो ये भी क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ही है जो प्लांट सिक्रीट कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं. सिक्रीट नहीं बोला, एक्सक्रीट बोलना चाहिए. प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम. और कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस जो हैं वो रूट हेयर के थ्रू भी सॉइल में चले जाते हैं, जैसे कि गैसेस एक्सचेंज वो करते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. यूरिन जो प्रोड्यूस हो रही है वो कितने अमाउंट में होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, वो कौन कंट्रोल करता है, कौन चेक करता है, तो किडनी ही चेक करती है. और ये डिपेंडेंट होता है कि हमारी बॉडी में कितना वाटर है, कितना पानी बचा हुआ है और हमें कितना सारा वेस्ट जो है वो एक्सक्रीट करना है, आयंस कितने प्रेजेंट है उनमें, और इसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. The amount of urine is regulated by kidney. It depends on the quality of excess water and waste dissolved in water. किस पे डिपेंड करता है कि पानी कितना है और वेस्ट कितना प्रेजेंट है. ओके तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, when water is abundant, जब पानी बहुत सारा है, in the body tissue large quantities of dilute urine is excreted out. तो क्या होता है कि जो यूरिन है वो कैसे एक्सक्रीट होगी, किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगी, डाइल्यूट फॉर्म में, मतलब बहुत सारा पानी है उसमें. ओके When water is less in quantity in the body tissue, a small quantity of concentrated urine is excreted. जब हम डिहाइड्रेटेड होते हैं, पानी नहीं पीते हैं, तो यूरिन कैसी हो जाती है, कंसनट्रेटेड हो जाती है, मतलब उसमें वाटर जो है उसका अमाउंट कम हो जाता है. डाइल्यूट मतलब वाटर का अमाउंट बढ़ जाना. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट. Dissolved waste, especially nitrogenous waste like urea, uric acid and salts are excreted from the body. अब यूरिन जो फॉर्म हो रही है उसमें से वाटर थोड़ी होता है, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, वेस्ट होता है. ओके When there is more quantity of dissolved waste in the body, more quantity of water is required to excrete them. अगर वेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा तो वाटर भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वाटर में ही तो डिज़ोल्व होके हम उसको एक्सक्रीट करेंगे, राइट. तो यूरिन क्या होती है, वाटर ही हम पास कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, डिज़ोल्व वेस्ट प्रेजेंट होता है. Therefore, the amount of urine produced increases. अगर dissolved waste अगर ज़्यादा है तो water जो है वो भी ज़्यादा होगा, इस कारण से जो यूरिन है वो भी ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगी. ओके Hormones. The amount of urine produced is also regulated by certain hormones. यूरिन कितनी प्रोड्यूस होनी चाहिए वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो कुछ हार्मोन्स पे भी डिपेंडेंट होता है, which controls the movement of water and sodium ions in and out of the nephron. ओके कुछ हार्मोन्स में भी डिपेंडेंट होता है कि कितना वाटर ट्यूब्यूल्स में जाना चाहिए, कितना सोडियम ट्यूब्यूल्स में जाना चाहिए, कितना अंदर आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होती हैं. ओके तो यहाँ पे जो है हमारे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन कौन से वाले जो चैप्टर्स के बीच में दिए हैं उनके सॉल्यूशन होते हैं कंप्लीट. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आज ही स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको मिलता है केजी से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस फ्री, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेईई, नीट, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं. थैंक यू.